जिस जगह सीजन 2 को छोड़ा गया था उसी जगह से फिर से इस ट्रेलर की शुरुआत होती है, जहां पर कि उन लोगों का इंटरव्यू लिया जा रहा है जो कि उस दिन उस मेटेरॉइड इंसिडेंट से इफेक्ट हुए थे। अब आरिसू यहाँ पर हमको थोड़ा थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने लगा। अब वो बच्चा नहीं रहा जो कि हमने सीजन 1 में देखा था। आरिसू के इस लुक को देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों सीजन के बीच में एक बहुत बड़ा टाइम जंप हो सकता है, जो क्लियरली ये बताता है कि सीजन 2 के बाद काफी साल बीत चुके हैं। हमने उसका जो पहले कैरेक्टर देखा हुआ था, एक वीडियो गेम खेलने वाला एक बच्चों सा कैरेक्टर, अब उसका जो कैरेक्टर है वो ज्यादा कंपोज और इमोशनली स्टेबल लगने लगा है, जैसे कि कोई बंदा अभी अभी ट्रॉमा से निकला हो। अब आरिसू के दोस्तों डायलॉग्स को थोड़ा ध्यान से सुनिए। वो बातों ही बातों में भाई ये हिंट दे रहा है कि कहीं ना कहीं उसको बॉर्डरलैंड की मेमोरीज याद आने लगी है। वो कहता है कि अचानक से सब कुछ शांत हो गया और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं किसी यात्रा पे गया हूं। वहां पर सन्नाटा छा गया, शायद सपना देखा था। तो अगर आपने एलिस इन बॉर्डरलैंड का एपिसोड 1 बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है तो आपको शायद ये चीज कहीं ना कहीं रिलेटेबल लग रही होगी। जो भी लोग बॉर्डरलैंड में है, ये सारे के सारे लोग अपने काम पर रोज की तरह ही निकलते हैं, लेकिन तभी टोक्यो पर एक मेटेरॉइड गिर जाता है और ये सारे के सारे लोग बॉर्डरलैंड में पहुंच जाते हैं और इनको भी ये बात नहीं पता चलती। और शायद दोस्तों आपको याद होगा कि उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि सब कुछ शांत हो गया था। तो आरिसू भाई इस जगह पर हिंट दे रहा है कि उसको कहीं ना कहीं उस जगह के फ्लैशबैक्स आने लगे हैं वापस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेम, हमको यहाँ पर प्रीवियस सीजन के कई विजुअल्स बताए जाते हैं जब टोक्यो पर मेटेरॉइड गिरा ही हुआ होता है। कुछ फ्रेम्स बाद हमको ओसागी दिखाई देती है और वो भी उसी जगह पर जाती है जहां पर एक टाइम पर द बीच हुआ करता था। इन लोगों ने ऐसी एक सेफ प्लेस बनाई हुई थी जहां पर अलग अलग प्लेयर्स अलग अलग गेम्स को खेला करते थे और सारे कार्ड्स को कलेक्ट कर कर एक जगह रखा करते थे ताकि सब लोग साथ मिलकर इस बॉर्डरलैंड से एस्केप कर सकें। और इनका भाई एक लीडर था जिसका नाम था हेटर। ओसागी भाई जब उस जगह पर रियल में जाती है तो कहीं ना कहीं यार उसको बॉर्डरलैंड के विजुअल्स वापस आने लगते हैं, जिस तरीके से आरिसू को भी अभी थोड़ी देर पहले आए थे। ट्रेलर में कई मोमेंट्स आपको ऐसे दिखेंगे जहां पर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, कहीं के कट्स कहीं लगाकर, लेकिन हमको भटकना नहीं है। लेट्स जंप आउट टू द नेक्स्ट फ्रेम। हमको वही जोकर का कार्ड दिखाई देता है जो कि इससे पहले इसके टीजर में भी हमको दिखाया गया था। ये डेफिनेटली दोस्तों तब का सीन है जब यहाँ पर ओसागी इस गेम के अंदर खेलेगी। वो इस गेम में कैसे आएगी भाई, इस चीज का जवाब भी इसी ट्रेलर में कहीं छुपा हुआ है, बस थोड़ा दोस्तों आप वेट करो। ओसागी भाई इसी जगह पर खड़ी हुई होगी। ये चीज हमने बहुत पहले ही एक पोस्टर में देखी हुई थी। यहाँ पर यही जोकर का कार्ड था और यहीं पर ओसागी भी खड़ी हुई थी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेम, भाई हमको दो बंदे यहाँ पर दिखाई देते हैं और शायद दोस्तों आप भूल रहे हो कि ये दोनों के दोनों बंदे जैक ऑफ हार्ट्स वाले गेम में थे जो कि एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 में खेला गया था। बंदा रियल वर्ल्ड में एक बहुत ही प्रोफेशनल सीरियल किलर था जिसने 4 महिलाओं का मर्डर किया था और कैपिटल पनिशमेंट के तौर पर अपनी सजा भी काट रहा था। लेकिन तभी टोक्यो पर गिर जाता है मेटेरॉइड और सुनो तो बंदा आ जाता है बॉर्डरलैंड में। और ये बंदा एक बहुत ही दुखद और वायलेंट नेचर वाला आदमी था जो कि याबा के साथ मिलकर जैक ऑफ हार्ट्स वाले गेम में प्लेयर्स को मैनिपुलेट करते हैं, फिजिकली अब्यूज करते हैं और ये दोनों उस गेम में सर्वाइव कर जाते हैं। सीजन 2 के लास्ट में सबको 2 चॉइसेस दी जाती है, या तो वो बॉर्डरलैंड की सिटीजनशिप लेकर यहीं पर रह सकते हैं या फिर रियल वर्ल्ड में वापस जा सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रियल वर्ल्ड में अगर वो जाते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहने वाला। खैर याबा और सुनोतो को इससे कोई मतलब नहीं था, वो तो बॉर्डरलैंड के सिटीजन बनने के लिए ही तैयार थे और यही वो दोनों करते हैं। आसपास के एनवायरनमेंट को जरा आप थोड़ा ध्यान से देखिए तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक्चुअल में बॉर्डरलैंड में ही खड़े हुए हैं। बस वीडियो को एंड तक देखना भाई, आपको ये भी पता चलेगा कि ये दोनों किस लेवल पर खतरनाक हो सकते हैं आरिसू और ओसागी के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेम, हमको यहाँ पर एक बिल्कुल नया बंदा दिखाई देता है शो के लिए। इसका नाम होने वाला है भाई रियोजी। कुछ देर पहले दोस्तों मैंने आपको जो पोस्टर बताया था जिसमें कि ओसागी और जोकर कार्ड हमको दिखाई दे रहा है, वहां पर हमको एक हैंडीकैप्ड पर्सन भी दिखाई देता है। वो यही बंदा है। अब ये बंदा कौन है और क्या करता है, चलो इसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। रियोजी एक आफ्टर लाइफ रिसर्चर है, मतलब कि वो ऐसे साइंटिस्ट या स्कॉलर जिसे मौत के बाद की दुनिया, कॉन्शियसनेस या फिर सोल ट्रांसफर जैसी चीजों में बहुत ही हार्ड लेवल का ऑब्सेशन है। नेटफ्लिक्स से ऑफिशियल सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग ओसागी अनकॉन्शियस हो जाएगी और उसके पीछे जिम्मेदार होगा एक मिस्टीरियस स्कॉलर, और वो स्कॉलर कोई और नहीं रियोजी ही है। अब इसके बाद तो भाई एक ही चीज क्लियर होती है कि रियोजी वही कैरेक्टर है जो कि ओसागी को एक गाइड फोर्स बनकर बॉर्डरलैंड वापस भेजता है। लेकिन अभी भी भाई उसके इंटेंशन क्लियर नहीं है कि क्या वो ओसागी को फंसा रहा है या फिर उसकी सच में हेल्प करने वाला है बॉर्डरलैंड से निकलने में। अब अगर वो एक रिसर्चर है तो भाई उसको ये बात अच्छे तरीके से पता होगी कि अपने आप को डेथ और लाइफ की सिचुएशन में इस तरीके से कैसे डाला जाए कि वो बॉर्डरलैंड पहुंच सके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेम, हमको यहाँ पर एक कैरेक्टर और दिखाई देता है जिसको देखकर भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रियोजी होता है, ये वहां पर भी हमको एक बार खड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद दोस्तों हमको एक ब्लू बॉल वाली लड़की भी दिखाई देती है और इस लड़की को देखकर भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़की 100% बॉर्डरलैंड की सिटीजन हो सकती है। इसके चेहरे पर भाई वो कॉन्फिडेंस मुझे लग रहा है। बहुत से लोग इसकी स्माइल को लोग उरुमी से कंपेयर कर रहे हैं। जी हाँ, वही लॉलीपॉप वाली लड़की। क्या ये दोनों लड़कियां आपस में सच में कनेक्टेड है, ये आप मुझे बताइए।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेम, हमको यहाँ पर आरिसू और ओसागी के बीच के फासले कम होते हुए नजर आते हैं। बॉर्डरलैंड में वापस आने के बाद वो एक दूसरे के लिए एकदम अनजान थे, लेकिन शो के एंड के बाद ही हम इन लोगों के बीच में नजदीकियां बढ़ती हुई देखते हैं। इसके बाद दोस्तों ट्रेलर में हमको वही एक सीन बताया जाता है जो कि हमको पहले टीजर में भी बताया जा चुका है। दूर एक कॉरिडोर में एक लड़का खड़ा हुआ है और ये लड़का कोई और नहीं, सुनो तो बंदा है। जी हाँ, वही जैक ऑफ हार्ट्स वाला लड़का। इस सीन का ऑल ओवर ब्रेकडाउन हम इस वीडियो के एंड में करेंगे, तो बने रहना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फ्रेम, वही यहाँ पर हमको पुराने विजुअल्स दिखाए जाते हैं, लेकिन इसके बाद आरिसू और ओसागी ने शादी कर ली है भाई, इसका प्रमाण हमको मिल जाता है। जी हाँ, यहाँ पर ओसागी अपनी रिंग बताती है आरिसू को। चलते हैं अगली फ्रेम पर, जहाँ पर हमको रियोजी फिर से दिखाई देता है हॉस्पिटल में। और मैं तेरे एश्योर होके ये बात इसलिए कह सकता हूँ, इन पांचों फ्रेम को जरा आप ध्यान से देखो, आपको सेम कलर टोन दिख जाएगी। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि रियोजी एक स्कॉलर है जो कि आफ्टर लाइफ पर रिसर्च कर रहा है और ये उससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। इसके बाद दोस्तों इसी फ्रेम में हमको यहाँ पर एक पर्सन गुजरता हुआ दिखाई देता है जिसने ओसागी को अभी अभी इंजेक्शन लगाया। पीछे मॉनिटर पर आप एकदम कांस्टेंट रीडिंग देख सकते हो, जैसे कि कॉमा पेशेंट के साथ होता है। शायद इसी मोमेंट पर मुझे ऐसा लगता है कि ओसागी गायब हो जाएगी और इन्हीं कपड़ों पर आरिसू भी। यार जैसे जैसे मैं इस ट्रेलर को देखता गया, मुझे वैसे वैसे भाई एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ पर जोकर कार्ड का मतलब कुछ और नहीं, ये दोनों ही। शायद दोस्तों ये जो सीन है वो फाइनल कन्फ्रंटेशन का सीन है। आरिसू के यहाँ पर आप कपड़े भी देख सकते हैं कि कितने स्ट्रगल से यहाँ पर वो पहुंचा हुआ है। और ना जाने यार आरिसू के हाथ में क्या है, मुझे एक मॉनिटर जैसा दिखाई देता है। अगर मॉनिटर है तो आरिसू भाई मुझे दे दो, क्योंकि मुझे अपना कंप्यूटर डुअल मॉनिटर सेटअप बनाना है। इसकी नेक्स्ट फ्रेम में ओसागी हमको अपनी रिंग टच करते हुए दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ये वही सीन है जब यहाँ पर वो बॉर्डरलैंड में चली जाएगी, क्योंकि भाई इसकी जस्ट नेक्स्ट फ्रेम कोई भी मीनिंग नहीं बनाती इस वाली फ्रेम से, लेकिन अगली से अगली फ्रेम एकदम परफेक्ट बैठती है। यहाँ पर दोस्तों हमें एक हैंडीकैप्ड पर्सन को ओसागी की तरफ आता हुआ देखते हैं, जो कि कोई और नहीं भाई रियोजी ही है। और इसके बाद भाई हमको एक बहुत ही मिस्टीरियस कार्ड दिखाई देता है, उसका नाम होता है द ज़ॉम्बी कार्ड। इसकी भी भाई अलग अलग फैन थ्योरीज है। सीजन 1 के एपिसोड 1 में जब ये तीनों दोस्त एक जगह पर मिलते हैं, आरिसू कारुबे से कहता है कि अगर ज़ॉम्बीज का अटैक इस सिटी पर होता है तो कारुबे बच जाएगा और उन्हें एक घूसे में ही मार देगा। भाई कारुबे आरिसू से कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बीज से तुम तो सरवाइव कर ही जाओगे। ना जाने क्यों पर उसे ऐसा लगता था। मैं बचूं ना बचूं, तू जरूर बच जाएगा आरिसू। मैं? वो क्यों? पता नहीं क्यों, लेकिन अंदर से ऐसा ही लगता है। तो क्या ये जो सीन है वो उस कार्ड से कनेक्टेड है? बहुत ज्यादा चांसेस है कि जितने भी प्लेयर्स अभी तक मर चुके हैं वो सब ज़ॉम्बीज बनकर वापस आ जाए और फिर से आरिसू का सामना होगा कारुबे और चोता से। इसी बहाने भाई दोनों प्लेयर्स को एक ट्रिब्यूट भी हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीजन 1 के दौरान उन्होंने ज़ॉम्बीज का जिक्र भी किया था कि अगर टोक्यो में ज़ॉम्बी एपोकलिप्स होता तो आरिसू जिंदा रहता। लेकिन भाई इस ज़ॉम्बी कार्ड को देखकर तो मुझे थोड़ा डर ही लग रहा है कि कहीं अगर ये लोग मन से कहानी बनाने बैठ गए तो भाई ऐसा कुछ ना हो कि भाई ये चीज लोगों को पचे ना। क्या आपका क्या समझना भाई नीचे के कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी इस सीन का मतलब अब एंड में समझते हैं, थोड़ी देर रुक जाओ बस। इसकी अगली फ्रेम में भाई हमको एक लड़की दिखाई देती है जिसकी गर्दन पर आकर जस्ट तीर लगा ही हुआ है। तो अगर दोस्तों आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे एलिस इन बॉर्डरलैंड पर, तो मैंने इस गेम को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये गेम हमको ट्रेलर की कई फ्रेम्स में और दिखाई देता है। सिमिलरली जिस तरीके से मांगा में भी मेंशन था, ये 3 ऑफ क्लब्स का एक टाइप था जो कि ओरिजिनल मांगा में मेंशन था, लेकिन नेटफ्लिक्स के सीजन 1 में इसको स्किप कर दिया गया। भाई सीजन 3 में ये गेम फाइनली अपीयर हो रहा है, जो कि भाई देखने में मजा तो आने वाला है। हर एक प्लेयर को एक फॉर्च्यून ड्रॉ करना होता है जो कि ये बताता है कि उन्हें अगले स्टेप में क्या करना है। किसी को मैथ का लॉजिक सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, तो किसी को सिंपल सर्वाइवल टास्क दिए जाते हैं और कुछ अनलकी प्लेयर्स को इम्पॉसिबल चैलेंजेस दिए जाते हैं। लेकिन भाई गेम का कैच ये है कि अगर गलत आंसर आप देते हो तो आसमान से जलते हुए तीर आपको चीर डालेंगे। इस गेम को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, इवन कैरेक्टर्स के बारे में भी बात की है कि किसके साथ क्या हुआ था। इस वीडियो को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ओके दोस्तों, इसके बाद हमको 4 डाइसेस दिखाई देते हैं जो कि रोल हो रहा है। हर एक प्लेयर एक एक डाइस को रोल करेगा, यानी अगर 4 प्लेयर हैं तो 4 डाइस रोल होंगे और हर एक डाइस का कलर लोकेशन या पनिशमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब प्लेयर्स को बैट करना होगा क्या टोटल आउटकम होगा, इवन, ऑड या फिर कोई एक एग्जैक्ट नंबर या कोई पैटर्न। अगर कोई व्यक्ति गलत आंसर देता है तो या तो उसको शॉक दिया जाएगा या फिर आग से जलाया जाएगा या फिर कुछ भी किया जा सकता है, जैसे कि दोस्तों हम एक फ्रेम में देख भी सकते हैं। बाकी ये सारी सीन्स को जोड़कर एक स्टोरी बनती है, उस स्टोरी को भी आप सुनकर जाइए। पिछले सीजन में आरिसू और ओसागी ने सारे गेम्स क्लियर कर लिए थे और रियल वर्ल्ड में वापस आ गए थे। अब दोनों शादी कर अच्छे से खुशहाल जिंदगी अपनी गुजार रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब वो रियल वर्ल्ड में आ चुके हैं तो उनकी बॉर्डरलैंड वाली यादें मिट चुकी हैं।
लेकिन कभी कभी उन्हें अपने सपने या हेलुसिनेशन में बॉर्डरलैंड की झलक दिखती रहती है। एक दिन यानी कि वो हॉस्पिटल में या कहीं और जगह एक रिसर्चर मिलता है जिसका नाम होता है रियोजी। उसके बाद दोस्तों वो उस समय जो इंजेक्शन लग रहा था वो रियोजी ही लगवा रहा था ताकि वो उसे यहाँ से लेके कहीं जा सके। उसे सीजन 2 में एक लड़का मिला हुआ था जिसका नाम था बंदा। वो आरिसू को एक फाइनल कार्ड देता है, जोकर। अब जोकर के साथ उसका एक नया सफर, एक अनजाना सा सफर शुरू होने जा रहा है। अब इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल भाई यही है कि क्या आरिसू ओसागी को बचा पाएगा, क्योंकि एक सीन में तो भाई हम उसको मरता हुआ भी देखते हैं। क्या ये शो की एक हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली, क्योंकि भाई पीछे से देखने पर ये वही शर्ट लग रहा है जो कि इतनी देर से आरिसू ने पहना हुआ है। बाकी कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है, नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का ये वीडियो दोस्तों यहीं पर खत्म करते हैं। आने वाले समय पर दोस्तों एकदम टाइम पर वीडियो आएंगे। इस वीडियो की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद सही में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक सिद्धांशु वीडियो में। तब तक के लिए बाय।